हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 6 क्लास है और 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट, और उसी में हम रिवीजन के दौर में हैं और पहला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं डाइवर्सिटी यानी विविधता की समझ। विविधता की समझ में हमने समीर 1 और समीर 2 को देखा। एक वो लड़का है समीर जो अखबार बांट रहा है, एक वो लड़का है जो समीर स्कूल जाता है। दोनों की आपस की वार्तालाप थी। हमने वो आपका विविधता डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास किया, सब्जेक्ट को समझने का प्रयास किया, किसी क्षेत्र की धर्म, भाषा, रहन सहन, खान पीन किस तरह से भिन्न है, इन सभी को हमने देखने और जानने का प्रयास किया। तो इतना हम देख चुके थे। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया? आगे बढ़े? चलिए। अब आपको पता था कि अखबार बेच रहा था, कैसे दोनों की वार्तालाप थी, क्या चीजें थी, इसमें आपने देखा और एक एक करके आपका बात करी। ठीक, इन सभी को हमने देख लिया। और विविधता कैसे समृद्ध होती है, यह बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई आपसे पूछ ले कि जो डाइवर्सिटी है वो कैसे आपका समृद्ध होती है, कैसे आपको समृद्ध होती हुई दिखाई देती है, और डाइवर्सिटी के समृद्धता होने के क्या कारण है, किन पैमाने के अनुसार आप उनको मापते हैं कि भैया जैव विविधता आपकी समृद्ध है। ठीक है? आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियां, साहित्य कहानियां या भूत की कहानियां पसंद होगी। कह रहा है कि आपको बहुत तरह के जो जानवर हैं, रानियां और कुछ साहसी कहानी होती हैं, कुछ भूतियों की कहानी होती है, सुनना पसंद होगा। संभवतः आपको खुद कहानी भी बनना भी पसंद होगा। ठीक। और कह रहे हैं कि कुछ लोग जंगलों में जानवरों के नजदीक रहते हैं और उन्हें जानवरों की दोस्ती और लड़ाई करनी पड़ती है। कुछ कहानियां हैं, कुछ लोग राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर यार प्यार सम्मान लिखते हैं। कह रहे ये सारी चीजें होती हैं। कुछ ने बचपन की यादों को गले लगाकर स्कूल और दोस्ती की मधुर यादों से निकालकर कुछ सांसों की कहानी सुना। कल्पना कीजिए कि जिन कहानियों से सुनी या पढ़ी हैं उन्हें कहानीकार या कहानी सुनने वालों की एक जगह पर पड़े लोग दो जगह कपड़े पहनते हैं, लाल सफेद एक तरह का खाना खाते हैं, समान रूप से केवल दो पुरुष पक्षी को पालते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, कौवा केवल सांप सीढ़ी का खेल मनोरंजन करते हैं, और कैसे सरकार की कहानी छिपाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। भारत की विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषा बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार और विभिन्न धर्म है। विविधता मतलब इतनी सारी जो ये हमारे यहाँ भाषाएं हैं, हमारे यहाँ बोलियां हैं, अलग अलग प्रकार का खाना है, अलग अलग त्योहार के त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग जो धर्म है, यही है हमारी विविधता, हमारी समरसता, हमारा पहचान, हमारी धरोहर, हमारी एसेट, हमारा सब कुछ। तो जो ये विविधता है यही हमारा सब कुछ है। देख लिया? अच्छा, अब थोड़ा कुछ पूछते हैं। भारत के विविधता के लोग विविध तरीकों से नीचे काम करते हैं। क्या आप उनका एक तरीका बता सकते हैं कि कैसा वो काम करते हैं और क्या उनका तरीका है? जैसे अब देखिए, प्रार्थना करना और इबादत करना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, अभिवादन करना, चावल पकाना, मीट या सब्जी डालकर बिरयानी पकाना, झारखंड के आदिवासी का एक दूसरे में जोहर करना, अदालतों में रजिस्ट्रेशन दाखिल करना, भक्ति गीत गाना, मणिपुर की औरतें कनक पहनना। तो ये सब अलग अलग। अब आपको बताइए कहाँ पर है। ठीक, और उनको फिल करना है। चलिए,
ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे तो इसको देखेंगे। लेकिन गहराई से सोचते हैं तो वास्तव में हम एक तरह की चीजें करते हैं, केवल हमारे तरीके से ही अलग है। हम विविधता को कैसे समझें? अब इम्पोर्टेंट है कि भैया आपने बता दिया कि अलग भाषा, अलग बोली, अलग धर्म, अलग खान पीन, अलग कल्चर, अलग त्योहार, अलग तरीके से रहना, ये सारे चीज आपके डाइवर्सिटी है। ये तो कुछ समझ आता है, लेकिन क्या रियल यही सब्जेक्ट है? तो करीब 200 साल पहले, 250 साल पहले, यानी कि तो रेल, हवाई जहाज, बस और कार जीवन का हिस्सा नहीं थे। ठीक, तब भी हम लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा किया करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों और ऊँटों पर बैठ जाते थे और फिर पैदल चलते थे। कहाँ बैठते थे? जहाज में, ऊँट घोड़ों में बैठ जाते थे। अक्सर वे यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन तलाश करते थे। फिर चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए नई जगह में अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। समय लगता था और अक्सर लंबी जगह में वो आपका ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण कई बार लोग घर बार छोड़ देते थे और पेट भरना तक सीमित में रहता था। वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह बसना शुरू करते हैं तो उसका रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। वे नई जगह अपना खा लेते हैं। कुछ लोग वे पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि पुराने का मिश्रण होता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृतियों में आदान प्रदान होता है। धीरे धीरे मिश्रित या मिली जुली संस्कृति उभरती है। ये हमको दिखता है, क्या उभरता है? मिली जुली संस्कृति उभरकर सामने। चलिए, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि किस तरह की विभिन्न संस्कृतियां प्रभावों में वहां के जीवन और संस्कृति को अलग योगदान किया है, और कई तरह से अपने विशिष्ट क्षेत्रों के कारण विविधता पर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की स्थित भूगोल में किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उस पर भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने वाले पहाड़ी इलाकों में बड़ा फर्क नहीं पड़ता। न केवल लोगों को कपड़े पहनने बल्कि आदतों का भी फर्क पड़ता है। बल्कि जिस तरह का काम करते हैं, कह रहे ऐसे नहीं केवल कपड़ों का फर्क पड़ता है, जिस तरह का काम करते हैं वे करेंगे और कभी अलग होंगे। शादी में अक्सर लोग भूल जाते हैं कि उनका भौतिक वातावरण किस गहराई से जुड़ा हुआ है, और ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरल अपनी सब्जियां और अनाज उगाते हैं। विरल मतलब बहुत ही कम, हल्का होता है, और इन चीजों की वजह से बाजार पर निर्भर रहते हैं। अपना उगाएंगे तो लोकल उगाएंगे, लोकल उगाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही मसले में मसलन रहते हैं। तो अगर भारत दो भाग लद्दाख और केरल के उदाहरणों को देखें और समझने की कोशिश करें तो किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। ठीक, क्या पड़ता है, क्या असर पड़ता है? अब कह रहे हैं आप भारत के नक्शे को देखिए और उसमें लद्दाख और केरल को ढूंढिए। लद्दाख किसको ढूंढना है? लद्दाख और केरल, और इसकी भौगोलिक स्थिति, इनको देखना है। ठीक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियां बसकर रेगिस्तान इलाका है जहां बहुत कम खेती की संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। कहाँ का ढका रहता है? जो ये आपका लद्दाख एक यूटी है और जम्मू कश्मीर की जो कुछ पहाड़ियां हैं पूर्व में,
वहां पर इस क्षेत्रों में बहुत कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों के पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा कर कर कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। कश्मीर में यह पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, तरह की चीजें, मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होते हैं। ठीक, ये सारी चीजें हमको देखते हैं। तो पश्मीना क्या है? एक प्रकार की खास आपका ऊन है जो यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। ठीक, अब ये लद्दाख का पहले पहाड़ी क्षेत्र देखिए, इससे भी अलग स्थिति है, बर्फ वगैरह बहुत ज्यादा होती है। देखिए लद्दाख, और ये है पश्मीना ऊन को बनाती हुई औरतें। और आपको पता है जो पश्मीना शॉल है, पश्मीना की जो ऊन है, वो बड़ी कॉस्टली है और वर्ल्ड लेवल में बड़ी डिमांड है, क्योंकि जो आपके ठंडे क्षेत्र हैं वहां पर पश्मीना जो है मतलब बहुत वुलन का काम करती है। क्लियर है? और पश्मीना की शॉल यकीन मानिए नॉर्मल शॉल से बहुत महंगी होती है, इसलिए पश्मीना की डिमांड कैसी है? बहुत ज्यादा है। ठीक, यह आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये हमने पूरा जो है इसका समझने का प्रयास किया कि कैसे कहाँ पर पश्मीना की स्थिति है, क्या कुछ है। तो ये लद्दाख की सुंदर सुंदर पहाड़ियां हैं। ठीक है, चलिए चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो लद्दाख, अब आप मुझे बताओगे क्या लद्दाख आपका हिमालय का भाग है या नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।